मैं दिलीप सिंह चौहान आप सभी का ज्ञान विविधि चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 6 के सामाजिक विषय के हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में अध्ययन करेंगे। संस्कृति है क्या? किसी भी देश की संस्कृति उस देश में निवास करने वाले सामान्य जन के रहन सहन, आचार विचार, खान पान, वस्त्र, आभूषण, नृत्य, गीत, संगीत, जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कारों से निर्मित होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक साधारण जन जिस देश में निवास करते हैं उनके रहन सहन, उनके खान पान, उनके आचार विचार, उनके पहनने के कपड़े, उनके पहनने के आभूषण, उनके नृत्य गीत, उनके गाए जाने वाले संगीत, उनके द्वारा जन्म विवाह किए जाने वाले रीति रिवाज और उनके मृत्यु आदि जो संस्कार से निर्मित होती है उसे हम संस्कृति कहते हैं। इस अध्याय में हम प्राचीन काल में कला, शिल्प, स्थापत्य, कला और साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यानी संस्कृति अध्याय में हम मुख्य रूप से भारत के प्राचीन काल में कला, शिल्प, स्थापत्य कला और साहित्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे विस्तृत रूप से। स्तूप ये बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे। अस्थियों के ऊपर मिट्टी एवं ईंटों आदि से बनाए जाने वाले अर्धगोलाकार टीले को स्तूप कहा जाता है। श्रेष्ठ भिक्षुओं के सम्मान में स्तूप बनाए जाते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। ये बहुत प्राचीन समय में बनाए जाते थे। यानी श्रेष्ठ भिक्षु जो साधु संत महात्माएं होते थे, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद में उनकी अस्थियों पर यानी हड्डियों पर मिट्टी एवं ईंट आदि से पक्के गोलाकार गुंबज बनाए जाते थे जिनको टीले कहा जाता था। उन्हीं टीलों को, अर्धगोलाकार टीलों को स्तूप कहा जाता है। स्तूप का यानी इन अर्धगोलाकार स्तूपों का अर्थ होता है टीला। कहते हैं कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को कहा था कि उनके अवशेषों को स्तूप में रखा जाए। यानी गौतम बुद्ध ने मृत्यु से पहले अपने शिष्यों को कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद में उनकी हड्डियों को स्तूप में रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनाकर रखा गया। यानी बुद्ध की मृत्यु के बाद में उनकी हड्डियों को 8 भागों में बांटकर 8 अलग अलग स्थानों पर ये स्तूप बनाए गए ईंटों के द्वारा। स्तूप में एक धातु मंजूषा में बुद्ध अथवा बुद्ध भिक्षुओं की अस्थियों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। स्तूप साधारण स्मारक न होकर पूजा स्थल के रूप में भी पवित्र स्थान होता है। जब किसी भिक्षु की मृत्यु हो जाने के बाद में एक धातु मंजूषा यानी संदूक में बुद्ध या बुद्ध के भिक्षुकों की हड्डियों को रखकर मिट्टी के टीले में गाड़ दिया जाता था। अर्धगोलाकार उनके ऊपर ईंटों से गुंबज बनाया जाता था। स्तूप साधारण स्मारक नहीं होकर, किसी की यादाश्त में बनाया हुआ स्मारक ना होकर वह पूजा स्थल के रूप में पवित्र स्थान होता था। यानी वहाँ पर पद प्रदक्षिणाएं भी की जा सकती थी। शुरू में स्तूप महज एक टीला मात्र था, परंतु कालांतर में इसका आकार ईंट अथवा पत्थरों से बड़ा बनाया जाने लगा। इसके ऊपर छत्र लगा दिए गए। चारों तरफ परिक्रमा के लिए वेदिका बनाकर प्रदक्षिणा पथ का निर्माण भी किया जाने लगा। यानी शुरू में स्तूप महज एक टीला था, परंतु धीरे धीरे विकास होता गया और इसका आकार है वो ईंटों और पत्थरों से बनाकर बड़ा किया जाने लगा। इसके ऊपर छत्र भी लगाए जाने, जैसे मंदिरों में ऊपर छत्र लगाए जाते हैं गोल गुंबजाकार, वो भी इसमें लगाए जाने लगे। चारों तरफ जैसे मंदिर के चारों ओर जो फेरी देने के लिए जो वेदिका बनाई जाती थी, प्रदक्षिणा पथ का भी निर्माण इन स्तूपों में किया जाने लगा। वर्तमान आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर में अमरावती नाम
से श्वेत पाषाण से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। यानी वर्तमान में आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर अमरावती शहर है, वहाँ अमरावती नाम से श्वेत पाषाण यानी श्वेत पत्थर से निर्मित एक प्रसिद्ध स्तूप है। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप भी बहुत प्राचीन है। मध्य प्रदेश में सांची का महास्तूप है, वो बहुत ही प्राचीन है और प्रसिद्ध भी है। सांची का स्तूप आज भी अपने स्थान पर स्थित है, किंतु बारहुत का स्तूप यानी मध्य प्रदेश के अवशेष ही भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। यानी सांची का स्तूप आज अपने स्थान पर है मध्य प्रदेश में, और एक दूसरा बारहुत का स्तूप जो मध्य प्रदेश में था उसके अवशेष ही बचे हैं, और वो भी अवशेष संग्रहालय कोलकाता में स्थापित है। चैत्य और विहार, चैत्य और विहार में क्या अंतर है? चैत्य और विहार कहते किसे? पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया था, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। यानी चैत्य कहा किसे जाता है? पहाड़ों पर कई गुफाओं का निर्माण किया गया, जिनमें से कुछ गुफाओं में पूजा हेतु ठोस पाषाण स्तूपों का निर्माण किया गया। ऐसे पूजा स्थल को चैत्य कहा गया। यानी साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, जहाँ पर जिन गुफाओं में पूजा अर्चना की जाती थी वो स्थल बन गए, पूजा स्थल बना दिए गए, उन्हीं को चैत्य कहा जाता है। कुछ गुफाओं का इस्तेमाल भिक्षुकों के रहने के लिए भी होता था, ऐसी गुफाओं को विहार कहते थे। जिन गुफाओं में भिक्षुक लोग यानी साधु महात्मा रहते थे उनको विहार कहा जाता है। विहार में ठहरने के अलावा भिक्षु यहाँ पढ़ाई, ध्यान तथा अनेक विषयों पर विचार विमर्श भी कर सकते थे। यानी विहार में ठहरने के अलावा ये साधु संत है वो एक दूसरे पढ़ाई भी करते थे, ध्यान भी लगाते थे, अनेक विषयों पर आपस में विचार विमर्श भी करते थे। अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में प्राचीन स्थापत्य कला, शिल्प कला और चित्रकला के बेहतरीन उदाहरण देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काट कर दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनाई गई थी। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, इनमें से 5 गुफाएं पूजा स्थल चैत्य हैं यानी पूजा अर्चना से संबंधित है, और बाकी भिक्षुकों के ठहरने के लिए विहार हैं। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाएं त्याग दी गई। ऐसा लगता है मानो अजंता का इस्तेमाल करने वाला सारा समुदाय ये स्थान छोड़कर एलोरा चला गया। एलोरा स्थानीय भाषा में वेलूर उस समय के प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर था। यानी अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाओं में प्राचीन स्थापत्य कला यानी उनकी निर्माण की कला, शिल्प कला और उनमें जो चित्र के जो बेजोड़ नमूने हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इनको अपने स्वयं के हाथों से उकेरा हो। ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। ये बाघोरा नदी की घाटी में पहाड़ काटकर दूसरी सदी ईसा पूर्व में यानी दूसरी सदी ईसा पूर्व में ये गुफाएं बनाई गई। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 गुफाएं पूजा से संबंधित हैं जिनको चैत्य कहा जाता है, और बाकी 24 गुफाएं हैं वो भिक्षुकों के रहने के लिए थी, उनको विहार कहा जाता है। 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाएं वहाँ के भिक्षुकों ने जैसे त्याग दिया हो, वहाँ से छोड़ दिया हो, वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए हो। ऐसा लगता है अजंता का इस्तेमाल करने वाला का सारा समुदाय वहाँ से छोड़कर अजंता से एलोरा चले आया हो। एलोरा स्थानीय भाषा में वेलूर इस समय के प्रमुख यानी उस समय प्रमुख व्यापारिक मार्ग पर था ये वेलूर। अजंता में चित्र बनाने की विधि यानी चित्र किस प्रकार बनाए जाते थे? पहाड़ की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। इसके लिए खड़िया यानी चूना पत्थर, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके, अलसी को पानी में कई दिनों तक मिलाकर सड़ाया जाता था। इन सभी को मिलाकर फिर उनको पीसकर प्लास्टर हेतु गाढ़ा लेप तैयार कर दीवार पर मोटा प्लास्टर किया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का घोल चढ़ाया जाता था। उसके बाद रंग भरा जाता था। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोटकर पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र कहा जाता है।
पहाड़ों की खुरदरी दीवार को तैयार किया जाता था। यानी पहाड़ की एक साइड की दीवार को जो थी उनको खुरदरी किया जाता था। इसके लिए खड़िया यानी चूना, गोबर, बारीक बजरी का गारा, चावल की भूसी, उड़द की दाल के छिलके और अलसी को पानी में कई दिनों तक भिगोकर रखा जाता था और वो 15-20 दिन के बाद में सड़ गल जाती थी। तब इन सब को मिलाकर पीस कर प्लस्तर हेतु गाढ़ा लेप यानी मटेरियल बनाया जाता था, माल बनाया जाता था। फिर उस गाढ़े लेप को दीवार पर मोटा प्लस्तर यानी निपाई करने के लिए तैयार किया जाता था और फिर प्लस्तर किया जाता था। इसके ऊपर अंडे के छिलके की मोटाई के बराबर सफ़ेद चूने का गोल चढ़ाया जाता था। यानी आज भी हम अपने घरों में देखते हैं कि जब निपाई कर दी जाती है यानी प्लस्तर कर दिया जाता है तब उसके ऊपर सफ़ेद चूने की परत चढ़ाई जाती है। वो पहले भी चढ़ाई जाती थी। उसके बाद रंग भरा जाता था। तत्पश्चात पूरे चित्र को चिकने पत्थर से घोटकर पॉलिश की जाती थी। यानी आज भी चिकने पत्थर से रगड़ा जाता है, वैसे ही पुराने समय भी पत्थर था। आजकल नए आधुनिक हथियार आ गए हैं, औजार, जिनके द्वारा उनको रगड़ा जाता है, लेकिन पहले भी चिकने पत्थर से उनको पॉलिश की जाती थी। इस विधि को फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र कहा जाता है। इसी प्रकार सारनाथ से जो अशोक स्तंभ मिला है उसके शीर्ष पर 4 सिंह पीठ सटाए बैठे, यानी एक दूसरे से मुंह अलग किए हुए पीठ सटकाकर बैठे हुए हैं। उसके शीर्ष भाग पर उत्कीर्ण से इतने आकर्षक और सुंदर है कि उसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। इस स्तंभ के सिरे पर 4 शेर चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए, यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम की तरफ मुंह किए हुए बैठे हैं, जो राष्ट्र की शक्ति व शौर्य के प्रतीक है। इनके नीचे गोलाकार चौकी है, उस पर उभारदार चक्र, बेल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां भी बनाई गई है। यानी इन शेरों के नीचे 4 जो शेर हैं उनके गोलाकार जो चौकी है उस पर उभारदार चक्र, बेल, घोड़ा, हाथी, शेर की आकृतियां बनाई गई है। इसी प्रकार शैया पर विश्राम करते हुए विष्णु यानी देवगढ़ मंदिर झांसी उत्तर प्रदेश में, शिव पार्वती, त्रिमूर्ति आदि प्रमुख हैं। इसी प्रकार भारत में अलग अलग स्थानों पर मंदिर बनाए गए थे, जिनमें देवगढ़ झांसी का मंदिर उत्तर प्रदेश जो प्रसिद्ध है। साहित्य, रामायण और महाभारत प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साहसिक कार्यों, उनके मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन की महागाथा, यानी रामायण और महाभारत भारत के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं 2। रामायण जिसके रचयिता वाल्मीकि हैं, अयोध्या के राजकुमार श्री राम के व्यक्तिगत कार्यों और उनके मर्यादा पुरुषोत्तम यानी मर्यादा उचित जो कार्य किए गए हैं उनकी महागाथा है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत में कुरु परिवार के बीच लड़े गए यानी कुरु जिनमें पांडव और कौरव के बीच में जो युद्ध लड़ा उनके बारे में वर्णन किया गया। महाभारत में ही कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश यानी महान संदेश भगवत गीता में संकलित है। यानी अर्जुन के युद्ध करने से मना कर दिया गया था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए जो ज्ञान दिया, संदेश दिया, उन संदेश को एक संकलित रूप में भगवत गीता कहा जाता है। दक्षिण के मुदेरे शहर में तमिल भाषा के साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता है। दक्षिण के मुदेर शहर में तमिल भाषा के साहित्य को क्या कहा जाता है? संगम साहित्य। संस्कृत में गुप्त काल में कवि कालिदास ने अनेक काव्यों की रचना की थी, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव। यानी कालिदास ने किन किन ग्रंथों की रचना की? अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, कुमार संभव। इसी प्रकार विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, शूद्रक के मत्स्यकटिकम, अमर सिंह के अमरकोश, बाण भट्ट की हर्षचरित्र तथा सम्राट हर्ष की रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका आदि प्रसिद्ध
रचनाएं हैं जो भारत का मान बढ़ाती है। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भारत का प्राचीन साहित्य अत्यंत उन्नत था। आयुर्वेद का ग्रंथ चरक ने लिखा था, जो महान चिकित्सक था। यानी चरक एक महान चिकित्सक था जिसने आयुर्वेद से संबंधित एक ग्रंथ लिखा। इसमें दवाओं और बीमारी के इलाज के बारे में वर्णन है। इसी तरह सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है, यानी ऑपरेशन के बारे में। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के बारे में बताया है, जो भारत के खगोल विज्ञान की महानता को दर्शाता है। सबसे पहले आर्यभट्टीय में ये बताया गया कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। साथ ही ये बताया गया कि ग्रहण के समय पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। आज भी खगोल शास्त्री उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को प्रमाणिक मानते हैं। आर्यभट्ट एक भारतीय था जिन्होंने आर्यभट्टियम एक पुस्तक लिखी, जिसमें बताया कि खगोल यानी आकाश में विचरण करने वाले ग्रह उपग्रह इन सब के बारे में उन्होंने जानकारी दी। और उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपनी दूरी पर अपने अक्ष पर घूमती है। और उन्होंने ये भी बताया, ग्रहण के बारे में उन्होंने बताया कि सूर्य की छाया है वो चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण का पता चलता है। आज भी खगोल शास्त्री उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों को प्रमाणिक मानते हैं। इस प्रकार हम हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।